कॉन्टिनेंट्स क्या है? ये लार्ज कंटिन्यूअस लैंडमास है। मैं इसको स्पीड ले जा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा, अगर आपको इतना दिन से पता ही है। तो हम लोगों के पास एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है। उसके साथ साथ अगर ओशियन देखेंगे तो वास्ट वाटर बॉडी है, कंटिन्यूअस वाटर बॉडी है, जिसमें पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन, आर्कटिक, साउदर्न और अंटार्कटिक ओशियन है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कौन कहाँ है। ओके, तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है एशिया। क्या है? एशिया। इधर जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये नीचे तक आएगा, ये है यूरोप। ये वाला हिस्सा, सॉरी, एशिया में ये वाला हिस्सा भी आता है। ये जो आता है ये है अफ्रीका, इधर से एकदम। ये जो हिस्सा आ रहा है ये है नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे है ग्रीनलैंड, है ना। ग्रीनलैंड अगर किसका पार्ट है तो वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन ग्रीनलैंड किसके अंडर में है तो वो है डेनमार्क। और डेनमार्क किधर है? इधर है एकदम। देखिए, ये जर्मनी है, जर्मनी के ऊपर डेनमार्क है। ग्रीनलैंड का जो सॉवरेन पावर है वो डेनमार्क के अंडर में है, लेकिन ग्रीनलैंड को नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ये साउथ अमेरिका, इधर है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये जो छोटा छोटा हिस्सा है ये भी एशिया का पार्ट है। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये है ऑस्ट्रेलिया, इसमें न्यूजीलैंड है, और इसमें माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया करके छोटा छोटा द्वीप भी है, आइलैंड है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका। अगर आप कंटिनेंट का बात करेंगे तो सॉरी, ओशियन का बात करेंगे तो क्या होगा? ये अटलांटिक है, यहाँ पे है पैसिफिक, ये है इंडियन, यहाँ पे है आर्कटिक, और इधर है साउदर्न ओशियन। ठीक, ये आपको नॉर्मली पता है, बहुत आसान है। इसके साथ साथ हम लोगों ने उस दिन कुछ कंसेप्ट देखा था कॉन्टिनेंट और ओशियन के रिगार्डिंग। मैं उसको फिर से डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी पीडीएफ में आपको वो मिल जाएगा। तो उसमें क्या बोला था हम लोगों ने देखा था कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर वाला हिस्सा यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज़्यादा है। इसमें लैंड ज़्यादा है, इसमें वाटर ज़्यादा है। ये जो कॉन्टिनेंट्स है राफली ये ट्राइंगुलर है, लेकिन जिसका बेस है नॉर्थ में और एपेक्स है साउथ में। ये जो ओशियंस है ये भी राफली ट्राइंगुलर है, लेकिन इसका जो बेस है ये है साउथ में और एपेक्स जो है ये है नॉर्थ में, है ना। ये हम लोगों ने देख लिया उस दिन। इसके रिगार्डिंग एक बार देख लेते हैं। मोर कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वाइल साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज़्यादा है, तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को आप लैंड हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को आप वाटर हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़ के जितना भी कंटेंट है राफली ट्राइंगुलर है। उसी तरीके से मेजोरिटी ऑफ ओशियंस आर ट्राइंगुलर। अच्छा, कॉन्टिनेंट का जो है इसका बेस जो है वो नॉर्थ में है, ओशियन जो है इसका बेस जो है ये साउथ में है। कॉन्टिनेंट का एपेक्स साउथ में है, ओशियंस का एपेक्स नॉर्थ में है। इसके बाद हम लोगों ने उस दिन देखा था नॉर्थ पोल, हालांकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंडमास ज़्यादा है, लेकिन इसका जो पोल है, पोल में कौन दिखता है? एक ओशियन दिखता है जो है आर्कटिक ओशियन। साउथ पोल में क्या दिखता है? साउथ पोल में उसी तरीके से अंटार्कटिक ओशियन दिखता है, हालांकि साउथ पोल, साउथ हेमिस्फीयर में ओशियन ज़्यादा है। उसी तरीके से एक देखा था एंटीपोडल अरेंजमेंट। अगर आप इसको देखेंगे 44.6% ओशियंस आर सिचुएटेड ऑपोजिट टू 1.4% ऑफ लैंड मास, while total land is opposite to land. Okay, more than 5% of land is situated diagrammatically opposite to water bodies. Okay, तो ये हम लोगों ने बेसिक से देख लिया था। उसके बाद यानी हम लोगों ने अभी देखा कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा ओशियंस। और आपको ये पता है कॉन्टिनेंट्स कितना है, सॉरी ओशियंस कितना है? ओशियंस है 70.8% और कॉन्टिनेंट जो है वो है 29.2%। ये भी हम लोगों ने पहले लिख के रखा है। आप यहाँ पे देख लीजिए 70.8% है ओशियंस और
29.2% है कॉन्टिनेंट। और इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म। हम लोग जब जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे उस टाइम हम लोग लैंडफॉर्म के बारे में और थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे। मैं इस पर जानबूझ के जा रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको इन जनरल पता है। तो हम लोगों ने देख लिया था जो वाटर बॉडी है वो कितना है 70.8, यानी अगर हम लोग वाटर बॉडी का अब 70 नहीं, अब मैं मान लेता हूँ कि टोटल वाटर बॉडी हम लोग पकड़ लेते हैं 100। तो अगर टोटल वाटर बॉडी 100 पकड़ लेंगे तो उसमें देखेंगे ओशियंस और सीज जो है, यानी ओशियंस एंड सीज, ये जो है ये कुल मिला के 97.2% कवर कर रहा है। इसके साथ ग्लेशियर, ग्लेशियर कहाँ देखने को मिलता है आपको? ग्लेशियर देखने को मिलता है इन जनरल पोल में देखने को मिलता है, और जो हाई माउंटेन रीजन है उसमें देखने को मिलता है। तो वो कितना कवर कर रहा है? वो है 2.05, यानी ये दोनों ही हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते। इसके साथ है ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर यानी अर्थ का सरफेस से नीचे जो है, अर्थ का सरफेस से नीचे वाले हिस्से में जो है वो है ग्राउंड वाटर, वो कितना है 0.68। और फ्रेश वाटर जो कि लेक्स में है, रिवर में है, वो कितना है 0.01%। ये फ्रेश वाटर के लिए है, ये सलाइन वाटर नहीं है। तो फिर से एक बार देख ले ओशियंस, इससे क्वेश्चन बन सकता है लेकिन कि डिस्ट्रीब्यूशन वाइज कहाँ कितना है। ओशियंस में 97.2%। अच्छा, अगर हम कंटिनेंट और ओशियन की बात करेंगे तो कंटिनेंट है 29.2, ओशियन है 70.8। अगर 70.8 को हम लोग 100% पकड़ लेते हैं टोटल वाटर बॉडी, और उसमें से कितना है अगर ऐसे देखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो उसके लिए ये जो ओशियंस है 97.2, ग्लेशियर 2.05, ग्राउंड वाटर 0.68, फ्रेश वाटर 0.01। इसी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ओशियन 97.5, ग्लेशियर। अच्छा, ये जो छोटा सा हिस्सा है फ्रेश वाटर, ये कितना है? ये फ्रेश वाटर है 2.5। इसको अगर 100% पकड़ ले तो क्या आता है? उसके बाद आता है ग्लेशियर में 68 ग्राउंड वाटर, इसमें परमाफ्रॉस्ट कितना है, और सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक एयर अगर 0.4% है। इसके बाद हम लोगों ने यूजेबल वाटर को डिवाइड किया है कितना है, आप बाद में जाके इसको देख सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो मेजर देखा, मेजर जो वाटर है वो ओशियंस एंड सीज में है। तो ये जो ओशियन और सीज में है इसमें, और उसके साथ साथ कुछ हिस्सा लेक्स, रिवर और ग्राउंड वाटर, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग सैलिनिटी वाइज यानी कितना सैलाइन है उस वाइज अगर देखेंगे तो ये वाटर को 3 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। एक है सैलाइन, दूसरा है ब्रेकिस, और तीसरा है स्वीट। अच्छा, सैलिनिटी कैसे मेजर करते हैं? सैलिनिटी मेजर करते हैं पीपीएम से। पीपीएम का क्या मतलब है? पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर आप यहाँ पे देखिए 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, 0.5 to 30 कितने से? ये परसेंटेज नहीं है, ये 1000 में से है। अगर हम लोग परसेंटेज बोलेंगे, मान लेते हैं 5%, तो कितना होता है 5 out of 100, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, ये है 1000 में। ठीक है, तो यानी 0.5 पार्ट्स पर मिलियन अगर बोलेंगे तो ये कितना होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 इसमें से। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसका डिवीजन का मेन क्या बोल रहा है। अगर सैलिनिटी 35 पार्ट्स पर मिलियन से ऊपर है तो वो हो गया सैलाइन। वो कहाँ देखने को मिलता है? वो आपको देखने को मिलेगा सीज में और ओशियन में। ओशियन और सीज में देखने को मिलता है कौन सा? अगर ये 35 पीपीएम से ऊपर अगर है। ब्रेकिस वाटर कहाँ कौन सा हिस्से में मिलता है? अच्छा, ब्रेकिस वाटर बोलते हैं 0.5 से 30 पार्ट्स पर 1000 अगर है। अगर 35 से ऊपर है तो वो तो हो गया सैलाइन। अगर 0.5 से 30 पार्ट्स पर मिलियन है तो वो हो गया ब्रेकिस। ब्रेकिस कहाँ मिलता है? अगर आपके पास ये कोई सीज है, कोई ओशियंस है, तो इसमें इन जनरल क्या होगा? इसमें होगा सैलाइन। लेकिन अगर ऐसा है कोई एक बहुत बड़ा रिवर यहाँ पे आके मिल रहा है, तो रिवर में बहुत सारा पानी आता है, तो ये जो आसपास ये जो जगह होगा, इस जगह का सैलिनिटी उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इसमें स्वीट वाटर आ रहा है ना। तो यहाँ पे स्वीट वाटर आ रहा है और नीचे वाले हिस्से में सैलाइन वाटर है। तो ये जो मिक्स जोन है, ये मिक्स जोन में क्या मिलता है?
ये मिक्स जोन में सैलिनिटी उतना ज्यादा नहीं होता है, ये 0.5 टू 30 ppm के बीच में होता है, और इसको बोलते हैं ब्रेकिश वाटर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर। उसके बाद स्वीट वाटर। स्वीट वाटर इन जनरली हम लोग जहाँ मिलता है, रिवर में मिलता है, लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया। इसका क्या कंडीशन है, इसका है 0.5 से नीचे, यानी सैलिनिटी के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग तो क्या मिल रहा है सैलिनिटी, अच्छा यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर 35 ppm से ऊपर है तो ये हो गया सैलाइन वाटर, ये सैलाइन वाटर। अगर 0.5 से 30 ppm के बीच में हो गया तो ये हो गया ब्रेकिश वाटर, और अगर 0.5 से नीचे है तो ये क्या हो गया, 0.5 से अगर नीचे है तो ये हो गया स्वीट वाटर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कॉन्टिनेंट क्या है, ओशियंस क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, मेजर जो कंटिनेंट है वो क्या क्या है, मेजर ओशियन क्या क्या है, और पिछले एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कंटिनेंट और ओशियन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में। कंटिनेंट और ओशियन का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर जैसा, लेकिन उसका बेस किधर है और एपेक्स किधर है, ये हम लोगों ने उस दिन देखा था। उसके साथ साथ आप एंटीपोडल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो अर्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी 70.8% जो ओशियंस है, जो वाटर बॉडीज है टोटल लेंथ, टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ में, उसमें किसका पोर्शन कहाँ ज्यादा है, ओशियंस में कितना है, ग्लेशियर में कितना है, ग्राउंड वाटर कितना है, फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स में कितना है। उसके आगे हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग सिर्फ वाटर बॉडी पढ़ रहे हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देखा, लेकिन वाटर बॉडी का अगर सैलिनिटी के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, सैलाइन वाटर किसको बोलेंगे, ब्रेकिश वाटर कहाँ मिलेगा, स्वीट वाटर कहाँ मिलेगा, और पीपीएम का क्या मतलब है, परसेंटेज से ये केस से अलग है। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो जरूर बताइए, क्योंकि मैं स्पीड में जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पहले से पीछे हैं, और यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट किया हूँ और बहुत आसान शब्दों में लिखा है, तो आप पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं एक बार इंटरेस्टिंग लाने के लिए ये आपको बोल रहा हूँ। एक बार लिखिए, क्या यहाँ तक समझ में आया, ए लिखो, अगर समझ में आया तो ए, नहीं तो बी। रेस्पॉन्स क्विक। अगर समझ में आया तो ए, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो बी। स्पीड के साथ आप लोग मैच कर पा रहे हैं ना, स्पीड के साथ तो आप लोग ठीक है, इस स्पीड के साथ अगर समझ में आ रहा है तो ठीक ही होंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग जाते हैं सीज। तो हम लोग, अच्छा सीज में मैं बाद में जा रहा हूँ, अच्छा ठीक है चलो पढ़ लेते हैं सीज। ओके, तो मैं पहले डेफिनेशन देख लेता हूँ, सीज किसको बोलते हैं। सीज का वाटर अभी हम लोगों ने देखा सैलाइन वाटर, तो कि सॉल्ट वाटर है, लेकिन ये ओशियन से छोटा है और कंप्लीटली एनक्लोज बाय लैंड, यानी लैंड साइड में लैंड होगा और बीच में आएगा सीज, है ना। ये जरूरी नहीं कि हमेशा लैंड ही होगा, हो सकता है बीच में बड़ा वाला ओशियन भी हो सकता है, और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ओशियन भी हो सकता है ये, और ये अलग से भी रिलाई कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग देख रहे हैं, सीज यानी एक ओशियंस बड़ा वाला जो हिस्सा है, ओशियंस का पार्ट हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। सीज इंडिपेंडेंट हो सकता है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो वो लैंड मास से जुड़ा हुआ होगा, लैंड से घिरा हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इसमें अगर आप इसको देखेंगे, आपको दिख रहा है अरेबियन सी, यहाँ पे ब्लैक सी, यहाँ पे कैस्पियन सी, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, आपको सार्गोसा सी, कैरिबियन सी, चिलियन सी। तो बहुत सारा सीज है, आप बाद में इसको देख सकते हैं, ये डायग्राम आप बाद में देख सकते हैं। अच्छा, सीज क्या एक ही टाइप का होता है? अभी हम लोगों ने देखा सीज एक टाइप का नहीं होता है। सीज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसका टाइप क्या क्या है, अगर आप देखेंगे मार्जिनल सीज, तो मार्जिनल सीज किसको बोलते हैं, मार्जिनल सीज जो है कॉन्टिनेंट के एज में जो लोकेटेड है वो है मार्जिनल सीज। जैसे अगर आप देखेंगे नॉर्थ सी, बेरिंग सी, साउथ चाइना सी, अरेबियन सी, अगर मार्जिनल सीज देखेंगे आप तो ये क्या है, कॉन्टिनेंट के आसपास आपको मिलेगा। जैसे कि अरेबियन सी, आपको ये अरेबियन सी दिख रहा है, जैसे कि साउथ चाइना सी, यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ मार्जिनल सीज। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इंटर कॉन्टिनेंटल सीज। तो इंटर कॉन्टिनेंटल सीज का क्या मतलब है, यानी लार्जर नैरो मास, नैरो ओशियन, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है कि एंटायरली एनक्लोज बाय लैंड, जो कि मार्जिनल सीज
हो सकता है। एंटायरली एनक्लोज बाय लैंड्स, लेकिन उसके साथ साथ ये एक छोटा सा हिस्से से बड़ा वाला ओशियन के साथ लिंक्ड होगा, ठीक है। यानी अच्छा, मार्जिनल सीज जो है ये पार्टली एनक्लोज बाय लैंड, पार्टली एनक्लोज बाय लैंड, बट इज ए पार्ट ऑफ ओशियंस। ये इंटरकॉन्टिनेंटल सीज जो है ये टोटली लैंड के साथ आसपास जुड़ा हुआ होगा और एक छोटा सा हिस्सा जहां से बड़ा वाला ओशियन के साथ लिंक्ड होगा, जैसे मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी। आपको कहाँ दिखेगा? मेडिटेरेनियन सी, ये देखिए, ये आसपास का जो लैंड है इससे घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक इनलेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जहां से अटलांटिक ओशियन के साथ लिंक्ड है। अगर आप देखेंगे बाल्टिक सी, बाल्टिक सी किधर है? ये इधर है। तो बाल्टिक सी आसपास लैंड से घिरा हुआ है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है जहां से ये अटलांटिक ओशियन के साथ लिंक्ड है। और एक है जिसको बोलते हैं इनलैंड सी, यानी ये लार्ज बॉडीज आइदर सॉल्ट और ब्रेकिस। सॉल्ट यानी ओशियन जिसमें, सॉरी, सॉल्ट यानी ओशियन नहीं जिसमें सॉल्ट का कैपेसिटी ज्यादा है, और ब्रेकिस यानी कोई भी बड़ा वाला सीज जिसमें जब बहुत सारा रिवर या फिर लार्ज वाटर बॉडीज जो कि स्वीट वाटर बॉडीज से मिल रहा है, तब ये ब्रेकिस में आ जाता है। ये कैसा है? जैसे कस्पियन सी, आपको ये दिख रहा है। कस्पियन सी कहाँ है? आप एक बार देख लेते हैं। कस्पियन सी है इधर। अगर आप इसको देखेंगे कस्पियन सीज को, तो इसका कंडीशन देखिए। कस्पियन सीज किसी भी वाटर बॉडी के साथ, दूसरे वाटर बॉडी के साथ लिंक नहीं है, टोटली ये लैंडमास से घिरा हुआ है। अगर इस साइड में देखेंगे कास्पियन सीज का, तो क्या दिखता है? इस साइड में आपको सेंट्रल एशिया दिखता है, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान है। अगर इस साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा ईरान। अगर इस साइड में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टर्की। यानी अगर हम लोग इसको समराइज करें कि क्या क्या हम लोगों को मिला है सीज का टाइप, अगर सीज का टाइप देखेंगे तो एक है, अब ऑपोजिट लाइन में जा रहे हैं, आई होप ये सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा बेहतर होगा। इनलैंड सीज, इनलैंड सीज यानी एक ऐसा सीज, एक ऐसा लार्ज वाटर बॉडीज जो कि टोटली लैंड से घिरा हुआ है। इंटरकॉन्टिनेंटल सीज, इंटरकॉन्टिनेंटल सीज यानी एक ऐसा वाटर बॉडी जो कि टोटली लैंड से तो घिरा हुआ है, लेकिन एक छोटा सा स्ट्रेट है जो कि लार्जर ओशियन के साथ लिंक कर रहा है। ये लैंड से तो घिरा हुआ है, लेकिन एक छोटा सा स्ट्रेट है जो कि लार्जर ओशियन के साथ लिंक कर रहा है। ये हो गया इंटरकॉन्टिनेंटल। और उसके ऊपर हम लोगों ने देखा मार्जिनल सीज। मार्जिनल सीज क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल सीज ऐसा है जिसका एक हिस्से में लैंड तो है, लेकिन ये लार्जर वाटर बॉडी इन ओशियंस का पार्ट है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल के जब था तब एक छोटा सा हिस्सा इसके साथ लिंक्ड है, लेकिन मार्जिनल सीज के साथ बड़ा वाला हिस्सा लिंक्ड है, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल सीज, जो कि एक साइड में लैंडमास, दूसरे साइड में ओशियन वाटर। आई होप इस तीनों का डिफरेंस आपको पता लग गया। इसके बाद हम लोग छोटा छोटा और कॉन्सेप्ट है, हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। एक है पेनिनसुला, दूसरा है केप। इस दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, साइज का डिफरेंस है। अगर इसको आपको दिख रहा है इंडिया, है ना, और ये दिख रहा है साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका को अगर आप देखेंगे, साउथ अफ्रीका किधर है? अच्छा, हम लोगों के पास दूसरा भी मैप है, तो उससे हम लोग देख लेते हैं। अगर आप ये वाला हिस्से को देख रहे हैं, तो ये है साउथ अफ्रीका और ये है इंडिया। तो साउथ अफ्रीका का ये जो एंगल आपको दिख रहा है, यानी यहाँ पे जो एक एंगल दिख रहा है, डिलीट करते हैं इसको, तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने एंगल आपके लिए ड्रॉ किया है, ये एंगल का अगर हम लोग जूम कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? और यहाँ पे हम लोग इंडिया है, इंडिया को भी हम लोग जूम कर लेते हैं तो क्या मिल रहा है? एक बार देखिए, आ गया। हाँ, इंडिया को हम लोगों ने जूम कर लिया तो ये आपको लिए दिख रहा है। पेनिनसुलर का क्या मतलब है? पेनिनसुलर का मतलब है जिसमें तीनों साइड में पानी है और बचा हुआ जो पोर्शन है वो लैंड के साथ कनेक्टेड है। जिसमें तीनों साइड में पानी है और बचा हुआ जो लैंड है वो बचा हुआ पोर्शन लैंड के साथ रिलेटेड है, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ा है। अब इसको देखिए आप, ये जो छोटा सा एक दिख रहा है हिस्सा, यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं जूम कर रहा हूं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे भी लग रहा है, ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी तीन साइड पे पानी से घिरा हुआ है। ये इधर भी पानी है,
इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और ये वाला हिस्सा जो है लैंड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसका साइज देखिए, और इधर आप पेनिनसुलर का साइज देखिए, ये इंडियन पेनिनसुलर है, ये है इंडियन पेनिनसुला, इसका साइज देखिए आप, और इधर इसका साइज देखिए, यहाँ पे भी देखिए आप पेनिनसुलर, यानी 3 दिक पानी से घिरा हुआ है, एक साइड लैंड के साथ कनेक्टेड है। केप भी वैसा ही है, लेकिन केप का साइज बहुत छोटा होता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पीस ऑफ लैंड कनेक्टेड कोस्टल इंटरबॉडीज ऑफन स्मॉलर देन पेनिनसुलर, अच्छा ये केप वाला, और सराउंडेड बाय ओशियन ऑन 3 साइड एंड कनेक्टेड विद लार्जर लैंड मास ऑन 1 साइड। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बे एंड गाल्फ। बे एंड गाल्फ का क्या रिलेशन है, देखिए जैसे हम लोगों ने अभी पेनिनसुलर पढ़ा जिसमें तीनों साइड में पानी से घिरा हुआ है, इसमें देखिए तीनों साइड में लैंड मास से घिरा हुआ है, एक वाटर बॉडी जिसका तीनों साइड लैंड मास से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं बे। बे ऑफ बंगाल का ये है, बे ऑफ बंगाल में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये साउथ ईस्ट एशिया है जिसमें ये थाईलैंड दिख रहा है आपको, ये है मालয়েशिया, यहाँ पे सिंगापुर मिलेगा, ये इंडोनेशिया है, ये है श्रीलंका, ये अंडमान निकोबार। तो अगर आप इसको देखेंगे जिसका तीनों साइड लैंड से घिरा हुआ है, एक ऐसा वाटर बॉडी जिसका तीनों साइड लैंड से घिरा हुआ है और बचा हुआ पोर्शन लार्जर ओशन के साथ लिंक्ड है, ये हो गया बे। इसमें आप देखिए ये गल्फ, गल्फ का क्या मतलब, इस साइड में पानी है, लैंड मास है, ये एक वाटर बॉडी है जिसका तीनों साइड में वाटर बॉडी है, हालांकि तीनों नहीं, लगभग लगभग पूरा ही वाटर बॉडी लैंड से घिरा हुआ है, लेकिन एक छोटा सा इनलेट है जो पानी के साथ लिंक कर रहा है, लार्जर वाटर बॉडी के साथ मिल कर रहा है, ये एक छोटा सा लिंक हो रहा है। यानी अगर तीनों साइड एक वाटर मास जिसका तीनों साइड पानी से घिरा हुआ, सॉरी एक वाटर मास जिसका तीनों साइड लैंड से घिरा हुआ है, वो हो गया बे। और अगर हर साइड में लैंड से ही घिरा हुआ है लेकिन एक छोटा सा इनलेट भी है जो लार्जर वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो वो हो गया गल्फ। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद है स्ट्रेट एंड इस्थुमी, ये इसका क्या कंसेप्ट है, सेम टू सेम कंसेप्ट है। अगर एक छोटा सा लैंडमास जो कि दोनों लार्जर लैंडमास को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे स्ट्रेट, ये जो वाटर बॉडी, नहीं दोनों वाटर बॉडी को एक छोटा सा वाटर बॉडी अगर कनेक्ट कर रहा है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट, दोनों बड़ा वाला लैंडमास को अगर एक छोटा सा लैंड का हिस्सा कनेक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं स्थूमी। स्थूमी इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड देन कनेक्टेड टू लार्जर वाटर मास और सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज, यानी दोनों का अगर कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों सेपरेट हो ही जाएगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे देखा स्ट्रेट, यानी नैरो बॉडी ऑफ वाटर जो कनेक्ट कर रहा है दो लार्जर वाटर बॉडीज को। तो हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है लैंड लॉक कंट्रीज। अगर आप इसको देखेंगे, मैं बड़ा वाला आपको दिखा रहा हूं पहले, ये है ब्राजील। आप अगर इसको देखेंगे तो ये है ब्राजील, ये जो हिस्सा है ये ब्राजील है। ब्राजील का ये वाला देखिए आप, अटलांटिक ओशियन, और अगर और अच्छी तरीके से बोलेंगे तो ये है साउथ अटलांटिक ओशियन। तो इसका जो कंसेप्ट है ये इसके साथ ट्रेड कर सकता है, अगर उसको बाहर कहीं जाना है तो यहाँ पे वो पोर्ट से जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम गुयाना, तो ये भी वाटर बॉडी के साथ लिंक्ड है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंट्रीज है जो वाटर बॉडी के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, जैसे बोलिविया। बोलिविया का अगर वाटर बॉडी चाहिए तो उसको किसी ना किसी कंट्री को पार करके ही जाना पड़ेगा। अगर इस साइड से हो जाएगा तो ब्राजील को पार करके जाना पड़ेगा, अगर इस साइड से जानेगा तो उसको पेरू पार करना होगा, अगर इस साइड में जाएगा तो उसको चिली पार करना होगा। ऐसे ही एक है पैराग्वे, पैराग्वे को अगर इस साइड जाना है तो ब्राजील पार करके जाना होगा, इस साइड में अगर जाएगा तो वो अर्जेंटीना पार करके जाना होगा, तो इधर जाएगा। यानी एक ऐसा लैंडमास कंट्रीज जो डायरेक्टली वाटर बॉडीज के साथ लिंक नहीं है, वो है लैंड लॉक्ड कंट्रीज। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। लैंड लॉक कंट्रीज होने से क्या दिक्कत होता है, ये आप ये जो रिटर्न है इसको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। इसके बाद ओशियनिया आज नहीं पढ़ेंगे, ओशियनिया तो हम लोग जब आगे जाके वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप देखने के टाइम ये कंसेप्ट बहुत बार आएगा, तब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किसको क्या बोल रहा है ना। वर्ल्ड मैप जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब मार्जिनल सीज बोलेंगे तो क्या हो रहा है,
इंटरकंटिनेंटल सीज बोलने से क्या आएगा, इनलैंड सीज बोलने से क्या आएगा, पेनिनसुलर बोलने से क्या आएगा, केप बोलने से क्या आएगा, बे बोलने से क्या आएगा, गल्फ का साथ बे का क्या डिफरेंस है, सीज क्या है, स्ट्रेट क्या है, स्तूमी क्या है, और लैंडलॉक कंट्रीज बोलने से क्या समझ में आता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। मैं बहुत जल्दी में गया। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे कंफ्यूजन है, कहीं पे डाउट है, तो आप जरूर कमेंट करके बोलिए। कमेंट करके बोलो। अगर डाउट है तो 2, और अगर अभी तक कंसेप्ट क्लियर है तो 1। 1 या 2, आप क्या पसंद करना है, 1 या फिर 2, मर्जी है आपका, फोन है आपका, दबाइए 1 या फिर 2। इन जनरल जब मैं क्लास फिजिकली क्लास में रहता हूँ, ये दोनों बच्चे हैं यहाँ पे, निहार और प्रियंका, जो कि मुझे मेरा फिजिकली भी क्लास किया है, डिपार्टमेंट से ही है, तो मैं इतना ये स्ट्रिक्ट होके नहीं पढ़ाता हूँ, उसमें हंसी मजाक करता हूँ। आई होप आगे जाके हम लोग इसमें भी हंसी मजाक स्टार्ट करेंगे, नहीं तो क्लास बोर हो जाएगा और बहुत कंसेप्चुअल होगा, बहुत जल्दी से पढ़ना भी पड़ेगा। केप एंड गल्फ, ए भाई केप एंड गल्फ दोनों अलग है। देखो कहाँ गया वो, हाँ ये तो है ही। केप के साथ तुम पेनिनसुला के साथ कंफ्यूज हो सकते हो। क्यों? क्योंकि पेनिनसुला जो है और केप जो है, ये क्या, खड़े रहो चुपचाप भाई। सॉरी, लो ये क्या हो रहा है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, मैं मुंह से ही बोल रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं बाद में। देखो, पेनिनसुला और केप, ये जो है ये दोनों ही लैंडमास है ना। अगर दोनों ही लैंडमास है और ऐसा लैंडमास है जहां पे तीनों साइड में वाटर से घिरा हुआ है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तुमने अच्छा, मैं टच नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ। यहाँ पे देखो लैंडमास है और इधर भी लैंडमास है। तो एक ऐसा लैंडमास जिसका तीनों साइड में पानी से घिरा हुआ है, और चौथा जो डायरेक्शन है वो लार्जर लैंड मास के साथ रिलेटेड है। यानी एक ऐसा लैंडमास जिसको तीनों साइड पानी और एक साइड लैंडमास से कनेक्टेड है, वो हो गया पेनिनसुलर। पेनिनसुलर की छोटा वाला हिस्सा है केप, ये जो है आपको दिख रहा है, पेनिनसुलर का छोटा वाला हिस्सा है केप। यानी इसमें भी तीनों साइड में पानी है, एक साइड लैंड से कनेक्टेड है, लेकिन ये बहुत छोटा है। यहाँ पे देखिए केप पेनिनसुला, और यहाँ पे है केप ऑनक्लिप, दोनों का साइज आप देख सकते हैं। यानी पेनिनसुलर और केप का कंसेप्ट सेम ही है, पेनिनसुलर बड़ा है, केप छोटा है। बे और गाल्फा क्या अंतर है? अभी तक हम लोगों ने देखा एक लैंडमास जिसका तीनों साइड पानी में घिरा हुआ है। अगर ऐसा है कि एक वाटर बॉडी जिसका तीनों साइड लैंड से घिरा हुआ है, तो क्या होगा? उसको बोलते हैं बे। एक वाटर बॉडी जिसका तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है वो है बे, और एक ऐसा वाटर बॉडी जिसका लगभग हर साइड से लैंड है, एक ऐसा वाटर बॉडी जिसका हर साइड से लैंड है लेकिन कुछ छोटा सा इनलेट भी है जो लार्जर वाटर बॉडी के साथ लिंक कर रहा है। अगर आप ये गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है, ये बड़ा वाला जो है, ये जो आपको रबर दिख रहा है, यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे देखिए अटलांटिक ओशियन। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको चारों साइड से लगभग लगभग हर साइड से लैंड से घिरा हुआ है, लेकिन इसका एक छोटा सा इनलेट भी है जो ओशियन के साथ कनेक्टेड है। यानी बे और गल्फ जो है ये वाटर बॉडीज है, पेनिनसुलर और केप जो है ये लैंड मास है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक बार बोलो दीपजल, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ तक?